नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज एक और इस्लामी मुल्क में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट हो गया। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा बांग्लादेश की तरफ है। बांग्लादेश से आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं वो वास्तव में चिंता पैदा करने वाली हैं। आज बांग्लादेश में ऐसा तख्ता पलट हुआ कि सेना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया और कहा कि आप सुरक्षित देश से निकल जाइए। उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश छोड़ करके रवाना हो गई और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री निवास और उसके साथ साथ तमाम प्रतिष्ठानों पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। यह आंदोलनकारी कहा तो जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिस तरह से आंदोलनकारी प्रधानमंत्री निवास में घुसकर बकरियों की लूटपाट कर रहे हैं, कपड़े लूट रहे हैं, यहां तक कि शेख हसीना और उनके परिवार के जो अंडरगारमेंट्स थे उनको तक लूट रहे हैं, बिस्तर लूट रहे हैं, मछलियां लूट रहे हैं, वहां जो कुछ खाने पीने का सामान था वो लूट रहे हैं। उसको उन तस्वीरों को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में ये स्टूडेंट हैं या कोई और है। लेकिन बांग्लादेश में एक लंबे समय तक स्टूडेंट आंदोलन चला, इसमें कोई दो राय नहीं। स्टूडेंट्स के बीच, छात्रों के बीच नाराजगी थी। एक आरक्षण को लेकर जो नीति थी बांग्लादेश की मुख्यमंत्री की, उस नीति को लेकर वहां पर अनरेस्ट था। स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने और सेना ने उनसे सख्ती से निपटने की कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश बेकार गई। 3 तारीख को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आंदोलनकारियों को बातचीत का न्योता भेजा। जिस नीति को लेकर छात्र, स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे थे, वो नीति कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वापस ले ली गई थी। उसके बाद कोई कारण नहीं था कि स्टूडेंट्स एजिटेटेड रहते, आंदोलन करते, इस तरह से बलवा करते, बातचीत की टेबल पर जाते तो शायद बात सुलझ सकती थी। लेकिन स्टूडेंट्स बातचीत की टेबल पर नहीं गए और अल्टीमेटली जो परिणाम है या दुष्परिणाम है, आज वो दुनिया देख रही है। तो बांग्लादेश में अब भविष्य में क्या होगा कहना मुश्किल है। वहां की जो सेना है, सेना अध्यक्ष ने, वहां जनरल ने यह कह दिया है कि एक इंटरिम सरकार बनाई जाएगी और उसके बाद देश की सत्ता में किस तरह से कहां आगे बढ़ना है उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर हैं उन पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के साथ लूटपाट हो रही है। न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि शेख हसीना की पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनके साथ भी उनको लिंच किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जो दिल दहलाने वाले हैं, जो पीड़ा देते हैं, परेशानी देते हैं। ऐसे कई वीडियो हैं। पुराने जो बहुत 100 साल 200 साल पुराने जो मंदिर हैं उनको भी वहाँ जलाया जा रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार की भी खबरें आ रही हैं। ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है और इसको लेकर वास्तव में बहुत चिंता हो रही है। चिंता इस बात की भी है क्योंकि बांग्लादेश से भारत की 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। बहुत सारे राज्य हैं, मतलब ज़्यादातर जो सीमा है 4000 किलोमीटर में, उसमें फेंसिंग नहीं है। बांग्लादेश की सीमा से भारत में आना एक तरह से वो बहुत मुश्किल नहीं है। घुसपैठिए आते हैं। चिंता इस बात की है कि अब बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी करीब 1.25 करोड़ हिंदू हैं, और चिंता इस बात की है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या भारत की ओर आ सकते हैं। भारत की सीमाओं पर बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है और ये सब निगरानी की जा रही है। ये सब चीजें जो चल रही हैं वो इस वक्त दुनिया उन पर नजर रखे हुई है। शेख हसीना इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं बल्कि कहना चाहिए टेक्निकली गाजियाबाद में है, हिंडन एयरपोर्ट पर। जब वो विमान से आई तो उनका विमान हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। हिंडन एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने उनसे मुलाकात की, जिसको लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई।
पाकिस्तान के कई नेताओं ने कहा कि भारत बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। शेख हसीना के बारे में जो खबर आ रही है वो ये है कि वो शायद इंग्लैंड में वो जाने का सोच रही हैं। वहां पर उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी है। अगर वहां से क्लियरेंस हुई तो जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार देर रात वो कभी भी इंग्लैंड के लिए रवाना हो सकती हैं। बांग्लादेश में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत में जो कुछ हो रहा है इसका इंपैक्ट भारत पर जो पड़ेगा उस पर जरूर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ आज चर्चा इस बात की भी होनी जरूरी है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ क्या वो वास्तव में ऑर्गेनिक था। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बांग्लादेश में जो कुछ अनरेस्ट हुआ, जो स्टूडेंट आंदोलन हुआ, जो कुछ वहां चल रहा था, तमाम कारण थे जो हैं जो लोकल कारण हैं, यानी बांग्लादेश के अंदर ऐसे तमाम कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ, यह आंदोलन बढ़ा। लेकिन क्या यह आंदोलन सिर्फ स्टूडेंट्स का ही था? क्योंकि जिस तरह से यह आंदोलन इस हद तक गया उसको लेकर के यह चर्चा चल रही है कि इस आंदोलन के पीछे या इस आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ बाहरी ताकतों की घुसपैठ हुई, जिसके कारण यह आंदोलन इतना उग्र हो गया। सिर्फ स्टूडेंट्स ने तख्ता पलटा यह कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। इस पर भी आज दो टूक में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा एक और इंपॉर्टेंट बात की है, और वो चर्चा यह है कि भारत में जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पर छाती पीटते हैं, आज वो बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट पर इतने खुश क्यों हैं? यह बात भी अपने आप में सोचने वाली है कि जो लोग भारत में दिन रात डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं, जिन्हें हर तरह के चुनाव के बाद भारत की डेमोक्रेसी में खामियां नजर आती हैं, उन्हें लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आज वो सब लोग सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में तख्ता पलट का जश्न मना रहे हैं। न मालूम जो जमाते इस्लामी जिसका हाथ बताया जा रहा है बांग्लादेश के तख्ता पलट में, या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, या कुछ हद तक लोग चीन का भी नाम ले रहे हैं। ना मालूम भारत में डेमोक्रेसी करने वालों का ISI या चीन या फिर बाकी जो इस्लामी कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें हैं, जमात इस्लामी जैसी, उनके साथ आखिर ऐसी क्या साठगांठ है। इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, बांग्लादेश को लेकर के जो बांग्लादेश की कुछ तस्वीरें हैं वो जरूर आज दिन भर की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों पर नजर डालिए, और इसको लेकर जो कुछ लोग चिंता जता रहे हैं जरा उसको भी सुनिए, और फिर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं शुरू करूंगा। ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो BNP है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधास के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है। कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं। अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। एक तो ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से पावर में हैं, और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज,
तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो या एटलीस्ट इंडिया के एंटी ना हो। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वहाँ पर चल रही थी। जिस तरीके से वो सरकार डेवलपमेंट की तरफ चल रही थी, वो अब एनार्की की तरफ बढ़ रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने दिन से हिंसक घटनाएं हो रही थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बढ़कर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं और एक अस्थिरता का माहौल बन गया है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वहाँ पे है, इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी तरीके से एक स्टेबिलिटी लाएंगे, क्योंकि वो रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके हमारे नेबरहुड में इस तरीके की अस्थिरता देश के लिए भी हानिकारक है। ये बहुत दुखद है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो और वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुख का बात है। आज जैसा बांग्लादेश में कुछ दिन पहले से जो घटना एक एक करके घट रही है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो गया है, बहुत सारा छात्र लोग, जो भी है वो बांग्लादेश का इशू है। लेकिन आज बांग्लादेश से सुना है मीडिया के मार्फत कि बांग्लादेश से शेख हसीना जी हमारा देश में आ गया है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही एक नेता है जिसका नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, पूरा देश सुरक्षित है। इसलिए तो जो शेख हसीना जी, उसको लगा कि भारत में आया, क्योंकि भारत इज ए गणतांत्रिक देश है और भारत में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश चल रहा है वो यहाँ पे सुरक्षित है। तो तमाम लोग जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से भी जो हैं वो सब चिंता जता रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और अब भारत के लिए जो चिंताएं हैं वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये पूरा का पूरा जो अनरेस्ट शुरू हुआ, ये अब किस रास्ते जाएगा इसको समझना ज़रूरी है। समझना ये भी ज़रूरी है कि इस अनरेस्ट के पीछे सिर्फ स्टूडेंट्स ही थे या कुछ और भी ताकतें हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, आइए परिचय करवा दूं। आज की डिबेट में, आज की चर्चा में मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार जी फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ RSN सिंह जुड़ चुके हैं, रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं RSN सिंह जी। मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोय जुड़े हैं और जो है रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत अशोक सज्जनहार जी मैं आपसे करता हूँ। अशोक सज्जनहार जी, जो कुछ ये डेवलपमेंट है, क्या कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट जो है इसको पढ़ नहीं पाए, अचानक से वहाँ पर चुनी हुई सरकार एकदम से इस तरह से स्थिति आ जाएगी कि वहाँ छोड़कर उनको जाना पड़ेगा, देश छोड़कर जाना पड़ेगा, और क्या भविष्य आप देख रहे हैं यहाँ से बांग्लादेश का और बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री, अब तो पूर्व ही कहना पड़ेगा, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जो फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर हैं और आगे की क्लियरेंस का रास्ता देख रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अशोक जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछे हैं बहुत ही विषम है और बहुत ही इनके ऊपर विस्तार से बात किया जा सकता है, परंतु जो कुछ लोग कहते हैं जो भाई इट वाज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो कुछ हुआ वहाँ पर, क्योंकि लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से उनको जाना पड़ा, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से दिस इज अ विक्ट्री ऑफ, मेरे अपने विचार में इट्स अ विक्ट्री ऑफ हुलिगनिज्म, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार है। एक लोकतांत्रिक सरकार का एक तरीका होता है जो जैसे आप चुने जाते हैं, आप आते हैं और आपका अगर जाना होता है वापस तो फिर आप इलेक्शन के द्वारा ही आपको वो होता है। और अभी जो था, जो ठीक है, इसकी आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया है, जो इसके पीछे था, जो कुछ वहां पर हुआ पिछले कुछ दिनों में, क्या उसके पीछे सभी ये स्टूडेंट्स वगैरह थे जो कि लगे हुए थे? तो ये तो हम मानकर चल सकते हैं जो जब शुरुआत हुई थी रिजर्वेशन की, और ये भी हमको समझना चाहिए जो रिजर्वेशन ये शेख हसीना के किसी ऑफिशियल डिसीजन से नहीं हुआ, पॉलिसी डिसीजन से नहीं हुआ, ये हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो ऐसे रिजर्वेशन होने चाहिए।
तो इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था इसमें। गवर्नमेंट ने तो एक्चुअली इसको रिजर्वेशंस को जो था वो हटाया था उसको कुछ साल पहले। तो अभी हाई कोर्ट ने कहा, और फिर जब इतने ज्यादा दंगे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जितना इतनी अधिक मात्रा में थे उसको कम करके उन्होंने 7% कर दिया। 5% वो जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और 2% जो माइनॉरिटीज थे। तो जो एक मुद्दा था जिसके ऊपर कि ये इतना ज्यादा प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, अशोक जी, वो मुद्दा तो सामने से हट गया। तो अब exactly. ऐसे लगता है जो इसके बाद ये वाला जो सारा कैंपेन था, सारे प्रोटेस्ट थे, ये अब स्टूडेंट्स के हाथ से बाहर ले लिया गया, और ये कोई मोटिवेटेड पार्टी से उसको हाईजैक कर लिया गया, और कोई इनका जिनका एजेंडा था। और मैं तो समझता हूं, मैं बांग्लादेश में रह चुका हूं, मैं बांग्लादेश में काम किया है, और मैं ये समझता हूं जो एक तो कुछ तो वहां की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, बीएनपी है, जमाते इस्लामी है, और उनकी जो साठगांठ है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, और पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर बहुत एक्टिव है। और अभी शेख हसीना पिछले 15 साल से थी, तो उस समय शायद थोड़ा वो कम हो गया होगा उनका वहां पर प्रभाव, परंतु फिर भी वहां पर उसमें काफी अच्छी तरीके से वो वहां पर इस्टेब्लिश हो रखे थे। तो मैं समझता हूं, और जो आपने देखा है आज के ये वीडियोस आपने अभी दिखाए हैं, पूरे दिन चलते रहे हैं, ये जिन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ की है, जो शेख मुजीब की प्रतिमा के ऊपर जाकर उसको तोड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। और जो वहां से वो कहते हैं ये 15-20 साल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। ये जरूर कोई ऐसे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने लोग हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को ऊपर अपने आप हावी होकर ये सभी कुछ रचा है, जिससे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से बाहर जाने को बाध्य कर दिया गया है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि इसमें हाईजैक तो किया गया आंदोलन, जिसमें कई ताकतें, और पीछे पीछे कौन सी ताकतें उनको समझना जरूरी है। आरएसएन सिंह जी, क्या लगता है आपको, कौन लोग थे जो इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का जिन्होंने फायदा उठाया? वहां की पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं जो सत्ता से बाहर थी, वो तो साफ दिखता है, जमात इस्लामी और आईएसआई की तरफ सीधा सीधा इशारा किया जा रहा है। कुछ लोग चीन का भी नाम लेते हैं कि चीन भी कई चीज़ों को लेकर बांग्लादेश से डिससेटिस्फाई था। डिससेटिस्फाई तो अमेरिका भी कुछ चीज़ों में था, ऐसी भी लगातार खबरें आ रही थी। जो है शेख हसीना से बांग्लादेश भी जो है अमेरिका भी बहुत संतुष्ट नहीं था। तो आखिर कौन सी वो ताकतें हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर इतना बड़ा तख्ता पलट कर डाला? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जमहूरियत या प्रजातंत्र सही मानों में कभी भी बांग्लादेश में नहीं रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। अक्सर ऐसा होता है कि एक अच्छे डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिंग पार्टीज होती है, उनका रिलेशनशिप जो है वो एडवर्सरियल होता है, वो प्रतिद्वंदी होते हैं। लेकिन वहां पर हमेशा दुश्मनागत वाले रिश्ते रहे। और मुझे बहुत बार बांग्लादेश जाने का मौका मिला है, और मैं उस समय भी देखता था, उस समय भी जब मैं गया था तो शेख हसीना थी, और जो बीएनपी थी वो अपोजिशन में थी, वो बाइकॉट, वो लोग पूरे पार्लियामेंट को बाइकॉट कर देते कर रहे थे, और जब वो खालिदा जिया की पार्टी आती थी तो ये लोग बाइकॉट कर देते थे। तो इस तरह के दुश्मनागत वाले रिश्ते थे। और इसका कारण क्या था कि जिस प्रकार से बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें बाहरी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ था। आपको मालूम है, अगर बाहरी ताकतों का हाथ ना होता तो अमेरिका का 7वां बेड़ा नहीं आता है ना। और मैं आई कैन डेयर से कि उस समय भुट्टो, शेख मुजीब और इंदिरा गांधी एक ही उसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में थे, क्योंकि सोवियत यूनियन तक जाता था। और बाकी जो ताकतें थी, याहिया खान वगैरह, वो अमेरिका के थे उसमें। तो उस समय से ये CIA वर्सेस KGB कुछ दिन चला, फिर बाकी ताकतें आ गई वहां पर।
अब इसमें क्या था साहब कि जो जमायते इस्लामी था, इट वाज ऑलवेज अलाइन टू पाकिस्तान। आपको शायद ये याद होगा कि 71 की लड़ाई के समय में जमायते इस्लामी ने 2 ब्रिगेड बनाए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बदर ब्रिगेड, और इन्होंने कहर ढहा था। उसमें जो ये इस्लामिक छात्र शिविर जो भी था, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल था। इन्होंने बहुत सारे अपने देशवासियों को मारा था उस समय, और वही लोग आज इस आंदोलन को स्पीयर हेड कर रहे हैं, वही उसके मुखिया हैं। और ये लोग जमायते इस्लामी बहुत दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि आप मतलब आश्चर्य की बात है या इसकी संभावना बिल्कुल थी। 2009 में तो एक मतलब भयंकर एक तरह का भूचाल आया था, जबकि बांग्लादेश राइफल्स ने रिवोल्ट कर दिया था। उस समय भी उनका इरादा यही था कि इनको किसी तरीके से इनको अब अपनी गद्दी से हटाना, इनको असैसिनेट करके या किसी भी तरह। और वो एक ऐसा वो था, रिवोल्ट था, कि आप समझिए कि उसमें 150 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा मिली, 160 लोगों को आजीवन कारावास मिला। तो दैट वाज द लेवल ऑफ रिवोल्ट। अब है क्या साहब कि उन्होंने बांग्लादेश राइफल्स को पेनिट्रेट कर लिया था, कर गए थे जो बाहरी ताकतें। इसीलिए थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ दीज जो ये तत्व है जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे ही कुछ आपने एक उदाहरण के तौर पे आपने देखा था, वो बीएसएफ का जवान जो कि वो उसने खाने पीने का मुद्दा उठाया था, जो कि एक मतलब फ्रॉड निकला वो, और उसके बाद जब उसको डिसमिस किया गया सर्विस में तो उसको वाराणसी से टिकट मिली। और कोई भी, मैं थोड़ा सा ये मतलब हम अगर इससे सीख ना लें तो बहुत ये अच्छी बात नहीं होगी। कोई भी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है ना, मैं बहुत इससे ये कहता हूँ, वो चाहे वो किसी रैंक का हो, ही हैज नो बिजनेस, उसका कोई कि जो वर्तमान जो रिक्रूटमेंट है, जो ट्रेनिंग है, जो हमारा ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन है, जो इन सब के बारे में बकवास करें। ठीक है, नहीं तो ये जो हमने बांग्लादेश में जो देखा किस तरीके से पेनिट्रेशन होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे। So it is not good for ex-officials to suffer from verbal diarrhea। किसी को वो वर्बल डायरिया बड़ा सिंह साहब, जो आप एक मिनट जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो वहाँ की जो पूरी सोसाइटी जो है, पॉलिटी जो है, वो पोलराइज रही है, फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस प्रो पाकिस्तान। और ये याद रखिए कि बांग्लादेश जब हमने बनाया था ना, 70 का इलेक्शन हुआ था जिसमें शेख मजूब को तकरीबन सारी सीट्स मिल गई थी, उस समय भी करीब 34-35% लोगों ने अवामी लीग के लिए वोट नहीं किया था। तो वो एलिमेंट वहां पर हमेशा रही थी। और जमायते इस्लामी जो है साहब, आपने तो देखा होगा, शेख हसीना ने उसके बाद धड़ाधड़ इनको लटका दिया, सबको लटका दिया। वो निजामी उजामी जो मंत्री रहे थे, और जमायते इस्लामी को आपको शायद मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बांग्लादेश के अंदर जी। वो बैंक चलाते हैं, वो सब कुछ, उनको पैसे की कोई कमी नहीं। तो ये लोग, आप ये समझ लीजिए कि जमायते इस्लामी जो है वो एक पाकिस्तान, मतलब जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जमायते इस्लामी बांग्लादेश, जमायते इस्लामी इंडिया, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई फर्क नहीं है। दे आर मदर ऑफ ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये आप देख रहे थे, ये लोग, ये सब तो बहाना है साहब, कि वो बहाने तो बहुत ढूंढ लेकिन इस सब में जो मैं जिस सवाल पर आगे, जनरल साहब, मैं आपसे जो ये सवाल ये कि इसमें जो RSN सिंह साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश राइफल्स में भी पेनिट्रेशन हो गया था। वो एक अलग विषय भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं, या फिर इससे जुड़ा विषय है, अगर सेना ने इतनी जल्दी आंदोलनकारियों के सामने हथियार ना डाले होते
और तो शायद जो है राष्ट्रपति जो है वो वहां से भागने के लिए, प्रधानमंत्री भागने के लिए विवश ना होती, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सेना के भरोसे थी। आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है आप उसके भरोसे रहते हैं। अगर वही हथियार डाल दे, वही कहे अगर प्रधानमंत्री को जी आप 45 मिनट में निकल जाइए क्योंकि हम तो अब कुछ करेंगे नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री को तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो क्या ये पेनिट्रेशन था या फिर कुछ और भी कारण थे कि सेना ने एकदम से हथियार डाल दिए? बिल्कुल अशोक जी, देखा जाए हाँ जी बिल्कुल जी अशोक जी, देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कई चीजें इसमें एंगल निकल के आते हैं सामने। एक तो ये है कि किस प्रकार ये खाली स्टूडेंट का अनरेस्ट था या इसके पीछे और ताकतें भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के रिलेशन बांग्लादेश के साथ थे, अभी जब मोदी जी कहते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर हमने साइन किया था, हमारे साथ जो रिवर कॉरिडोर है, तीस्ता रिवर के ऊपर जो हमें चीन से हटके हमको डील मिली थी, मेरीटाइम के ऊपर काम कर रहे थे, रोड से रेलवे कनेक्टिविटी हो गई थी, व्यापार सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडिया था उनका। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं तो बाकी देशों को चिंता हो रही थी कि जबकि चीन चारों तरफ से घेराबंदी की कोशिश कर रहा है भारत की, तो ये बांग्लादेश कैसे छूटा हुआ है। तो वो चीन भी वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट और पैसे डाल रहा था। तो अब $5 बिलियन की जो सॉफ्ट लोन वाली बात थी, इसके अलावा चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर चीन नेचुरली इन्वेस्ट कर रहा था काफी बड़ी संख्या में, और बांग्लादेश एक तरह दो नावों में सवार हो रहा था। लेकिन भारत की ज्योग्राफी के हिसाब से भारत को इग्नोर नहीं कर सकता था। ये तो बात रही एक। दूसरी बात, जैसे RSN सिंह जी बता रहे थे कि जमायत इस्लामी, देखिए 71 में आए थे मुजीब ताकत में, 75 में तख्ता पलट हो गया था 4 साल बाद। जबकि आज समझिए कि उस समय में कितनी उनकी प्रतिष्ठा रही होगी, कितना देश के राष्ट्रपिता के तौर पे थे। और 1975, क्योंकि वो तब भी वो ISI जमात इस्लामी और ये कट्टरवाद जो है काफी एक्टिव था वहां पर। जैसे ये बात बिल्कुल सही आई है कि नेशनलिस्ट यानी कि देशभक्त वर्सेस कट्टरवाद, यहाँ पर जो कट्टरवाद की जो का सहारा लेकर ये बात को खत्म किया, क्योंकि जो भी हम कहें अवामी लीग एक टॉलरेंट पार्टी रही है, भारत के प्रति उनका रुख बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ कट्टरवाद का सहारा लेके, चाहे आप सोशल मीडिया कहें या फिर उनका ब्रेन वॉश किया गया, धीरे धीरे स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया, ये तो बहाना था। एक कोई इशू उठाया जाता है, इशू के द्वारा कुछ ही हफ्तों में क्या इस प्रकार से सरकार पलट दी जाती है। ये तो धीरे धीरे बिल्डअप होता रहा, धीरे धीरे कार्डर डेवलप होता रहा, उनका एक तरह से नेटवर्किंग बढ़ता रहा, एक नैरेटिव सेट होते रहे कि सरकार के खिलाफ के तो भारत के साथ ही है, भारत के खिलाफ के तो मुसलमानों के खिलाफ है। ये इस तरह के नैरेटिव धीरे धीरे सेट होते होते लोगों के दिमाग को पॉइजन किया गया। और ये फिर जो बात हुई है यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन वाली बात भी है सिक्योरिटी तंत्र में, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल हो गई। इनको क्या बिल्कुल भी खबर नहीं कि इस तरह का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इस तरह का फैलता जा रहा है। मैं तो मानने को तैयार हूं कि इस तरह की बात जब पूरी दुनिया की नजर उसके ऊपर है, हम भी देख रहे हैं कि आए दिन कई बार पत्रकारों को मारा गया, जो न्यूट्रल पत्रकार थे, या माइनॉरिटी को मारा गया कई बार। तो वो चीजें तो पूरी दुनिया देख रही है। तो ये बात क्या उनको नजर नहीं आ रही है? नजर आ रही थी। ये शायद कहीं ना कहीं जैसे आप अशोक जी बता रहे थे कि सुरक्षा तंत्र में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, जो कि जिसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। और अभी सवाल यह है कि भारत के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन है, क्योंकि अभी भी जब ये आंदोलन चल रहा था तो भारत ने का स्टैंड बिल्कुल सही था कि हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब शेख हसीना यहाँ आई है तो ये बात मेरे दिमाग में भी शाम को आई थी कि वो कलकत्ता से ही क्यों नहीं इंग्लैंड चले गई या लंदन चली गई या यूरोप चली गई। एक तो वहां से परमिशन मिलने में शायद समय है, दूसरी बात जो दिल्ली आई है तो जैसा अजीत डोभाल जी मिले हैं या बाकी राजनीतिज्ञों के साथ भी शायद कहीं ना कहीं मीटिंग या बातचीत होगी। एक तरह से ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत ने उनको मदद दिया है। अब उम्मीद है शायद ये जैसा प्लान सुनने में आ रहा है कि कहीं या तो इंग्लैंड, लंदन या फिर किसी यूरोप में किसी देश में वो शरण लेंगी। तो यहाँ पे जो उनका ट्रस्ट था भारत के लिए वो दिखा रहा है कि सबसे पहले उन्होंने भारत का रुख किया। और जब भी वो ताकत में आई थी सबसे पहले भारत की विजिट पे आती थी। और जब चाइना वर्सेस भारत में तकरीबन उनका प्रो इंडिया स्टैंड हमेशा रहा, और भारत की सिक्योरिटी कंसर्न उनके दिमाग में हमेशा रहे, इकोनॉमिक हमारे रिलेशन बेस्ट ट्रेड पार्टनर हम रहे, और एक तरह से वहाँ की सोच में बदलाव लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है
जो कट्टरवाद ने आज वहाँ जन्म लिया। भारत को इसके लिए वाकई में बहुत ही हमको अलर्ट रहना है और नजर पे रखना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। आगे इसके लिए अभी क्या डेवलपमेंट होंगी, क्या सेना सरकार बनाएगी या सेना एक इंटरनल सरकार बनाएगी और किंग मेकर का काम करेगी, या फिर अपोजिशन पार्टी पावर में आएंगी, या ये भी हो सकता है कि 2-3 साल बाद शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश में पावर में है कुछ समय के बाद। क्योंकि अवामी लीग की ऐसी बात है, समर्थक अभी भी काफी संख्या में है, ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गए। अब जो तीसरी बात आती है वो है रिफ्यूजी वाली, क्योंकि अभी अवामी लीग के लोगों को तंग किया जा रहा है, माइनॉरिटी को तंग किया जा रहा है, या हिंदुओं के मंदिर होता है उनको, जैसे अभी आप बताते हैं रिपोर्ट्स आ रही है, यही बात अवामी लीग के लिए है। तो क्या बड़ी संख्या में भारत की तरफ रिफ्यूजी आएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए हो जाएगा। यही कारण है कि शायद डीजी बीएसएफ को तुरंत ही रवाना किया गया, एडिशनल ट्रूप्स बीएसएफ के डिप्लॉय किए जा रहे सीमा पर, कि इस तरह से, क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी हर तरह से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तीनों तरह की चुनौतियां भारत के सामने, इकोनॉमी के हिसाब से देखें, सिक्योरिटी के हिसाब से देखें या वैसे देखें तो हर तरह के चैलेंज है भारत के सामने। एक चैलेंज ये भी है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, उससे भारत में बैठे वो लोग जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो बहुत आनंदित, बहुत खुश हैं, और वो नाम डेमोक्रेसी का ही लेते हैं, बार बार डेमोक्रेसी का लेते हैं, लेकिन वो बड़े आनंदित हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ वैसा यहां पर भी शाहीन बाग बनाकर, वैसे यहां पर भी कोई और आंदोलन खड़ा करके यहां भी सरकार को गिराया जा सकता है। ऐसे लोग बड़े आनंदित हैं। मैं आऊंगा उन पर भी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा, और अकुश श्रीवास्तव जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये जो जिस थ्रेट्स की बात जो है जनरल साहब ने की, उनसे निपटने के लिए भारत की अब क्या रणनीति होगी ये भारत को तय करना पड़ेगा। आऊंगा इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल जो कुछ इस वक्त चल रहा है बांग्लादेश में, जो चल रहा है बांग्लादेश में, जिस तरह से वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा। फिलहाल वो भारत में हैं, इस वक्त जो है गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पर हैं और कभी भी वो यहाँ से फ्लाई कर सकती हैं। खबरें आ रही है कि देर रात वो यहाँ से फ्लाई करके शायद इंग्लैंड के लिए या किसी और देश के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसके पीछे आखिर कौन से लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि भारत के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में बड़ी संख्या में शरणार्थी आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो करीब 1.25 करोड़ उनकी आबादी है, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। और बांग्लादेश में क्या सरकार अगली बनेगी, इसको लेकर भी कई तरह की अटकलें। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनार जी जुड़े हुए हैं, सीनियर डिप्लोमेट
फॉर्मेट है। RSN सिंह जी रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल संजय सोय जो हैं वो सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट है। अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, ये जो कुछ हो रहा है भारत के लिए अलग तरह की, कई तरह की चुनौतियां भारत के सामने खड़ी हो गई हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चुनौतियां ऐसे वक्त पे हो रही हैं जब सीमा के एक हिस्से में पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर लगातार हमले शुरू हुए हैं। और मैं इस पूरी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको एक स्वतः स्फूर्ति नहीं मानता हूं कि वो हुआ और उसको, बल्कि मैं इसे एक साजिश मानता हूं। वो साजिश के 3 हिस्से हो सकते हैं, एक बांग्लादेश के लिए, एक भारत के लिए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने के लिए। ये तीनों ही साजिशें एक साथ चल रही हैं। जो आजकल विश्वव्यापी रणनीति हो रही है, स्ट्रेटेजिकली बातचीत हो रही है, या देश को, किसी एक देश को, बढ़ते हुए देश को जिसकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो लगभग, वहाँ को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसके लिए इकोनॉमी के बारे में लगातार वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो, सबसे ज़्यादा जिसकी GDP का बातचीत हो रही है, जब बाकी दुनिया बिल्कुल फ्लैट गिरी हुई हो और आपकी रणनीति, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो आपकी रणनीति की वजह से, तो वो उस पर सिर्फ बांग्लादेश का ही निगाह नहीं है। बांग्लादेश तो एक मोहरा है, उस मोहरे का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान को साथ देना है, पाकिस्तान को साथ लिया गया है। चीन और अमेरिका 2 इसके हिस्से हैं जो घेरने की कोशिश में होंगे। और वैसे आपको सामान्य तौर पर लग सकता है कि अमेरिका से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बढ़ती ताकत देखकर बड़े देश भी चिंतित हैं और वो किसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। जहाँ तक बांग्लादेश में अब सबसे बड़ी समस्या क्या होने जा रही है, जिसको आपने भी इंगित किया है कि वो वहाँ जो आपसी रणनीति है, राजनीति है, ख़ास तौर से रिजर्वेशन को लेकर के, तो उसका दुरुपयोग हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो मामला ख़त्म भी हो सकता था, लेकिन वो इतना बड़ा मामला नहीं था कि उसके लिए पूरा राष्ट्रपति भवन को कब्जे में कर लिया जाए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को मारने की बात कर ली जाए और बाकी चीज़ें कर ली जाए। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं वहाँ की बांग्लादेश की वजह से, अब आपका होगा क्या, जो हिंदू हैं जिनके ऊपर अभी बहुत सारा दबाव होगा वो भागेंगे तो फिर अब एक राज्य ऐसा है जो सबको लेने के लिए कहेगा नहीं हिंदू भी आएंगे तो दूसरा भी आएंगे लोग, उसको कैसे रोका जाएगा, जिसको अभी तक किसी ने इंगित नहीं किया है। सबसे बड़ी समस्या वही होने जा रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 4000 शरणार्थी आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कितने घुसपैठी आएंगे, कितने वो सबसे बड़ा खतरा होगा। और उस खतरे से कैसे निपटा जाएगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। ठीक है, सरकार सचेत है, लेकिन सरकार की सचेत के साथ साथ दूसरी जो राज्यों की सरकारें हैं वो कितनी सचेत हैं, क्या वो भी कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक फ़ायदे उठाने में जुट जाएं, जिसकी आशंका पूरी है। मुझे तो कम से कम ऐसा लगता ही है कि वो आशंका भी यहाँ काम कर रही है। बांग्लादेश में जो होगा नहीं होगा, वो अगर उतना ही मामला होता तब तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से, बल्कि हमें घेरने के लिए बांग्लादेश में आग लगाना ज़्यादा आसान लगा, लोगों को ज़्यादा उचित लगा, तो वो आसान एक मोहरे को इस्तेमाल किया गया। ये माना जाना चाहिए भारत पर हमला है, भारत के सिस्टम पर हमला करने की कोशिश है। हम कितना अपने आप को बचा सकते हैं ये वक्त बताएगा। अशोक सज्जनवाला जी, क्या वास्तव में आप सहमत हैं इससे? भारत को भी घेरने के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा, तो बांग्लादेश को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये और ज्यादा खतरा है भारत के लिए। देखिए, भारत के लिए खतरा तो यकीनन है, और अगर ये बांग्लादेश नहीं भी होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के लिए खतरा नहीं है या भारत के लिए खतरा टल गया है। क्योंकि आपने देखा है, जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी, उन्होंने कहा हम $1 बिलियन खर्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, जब इलेक्शन के पहले, जो वो इलेक्शन में जीत नहीं पाए। अब ये तो उनकी पॉपुलैरिटी है, ये तो उनका सपोर्ट है, ये तो उनके जो तीसरी बार लगातार उसमें आ गए हैं, सरकार बन गई है उनकी, परंतु बाहर से कोई छोड़ेंगे नहीं। और यही आप देखते हैं यहां से भी हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर अंदरूनी शक्तियां जो हैं, और वही आपने बांग्लादेश में भी देखा है। बांग्लादेश में जब ये सब कुछ शुरुआत हुई तो जो अंदरूनी शक्तियां थी, जो कि शेख हसीना अवामी लीग के विरुद्ध वो काम कर रही थी, उनके विरुद्ध खड़ी थी, तो उन्होंने ये सभी बाहरी ताकतों का सहारा
और ज्यादा तरीके से रूप से लेना शुरू किया, जिससे कि इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज हो जाए। इसमें आपने ऐसे हुलिगन्स, ऐसे रफियंस को आपने इन्वॉल्व कर दिया, जिससे कि शेख हसीना, उनकी जो सरकार थी, एक दिन में 2 दिन में वो सड़कों पर आ गए और फिर किसी भी प्रकार से, हालांकि उन्होंने उनको न्योता दिया, जो आप आइए हमसे बातचीत करिए, हम बातचीत करेंगे, सब कुछ सुलझाएंगे। अगर कोई लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, सरकार होती है, तो जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं 15 साल 20 साल के स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल उनका न्योता स्वीकार करते और जाते वहां से बात करने के लिए। परंतु उनके पीछे जो अंदरूनी और बाहर की ताकतें हैं, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे बातचीत करने के लिए। यही हालात देखिए यहाँ पर लोगों की मंशा है, जो यहाँ पर होना चाहिए। आप जो पहले कह रहे थे, ये सब मेरे विचार से अभी स्पेक्यूलेशन है, परंतु मैं समझता हूं जो कोई फार फेच स्पेक्यूलेशन नहीं है। जो वो समझते हैं, देखिए हमारे चारों तरफ अभी 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान में क्या वो हुआ, काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस में वहां पर गए, पाकिस्तान में आप देखिए वहां पर कोर कमांडर के घर में वो पहुंच गए और वहां पर जो उन्होंने तहस नहस किया। श्रीलंका की बात तो ज्यादा दूर नहीं है, बांग्लादेश में अभी यही हो रहा है। अब वो चाहते हैं, ये भारत चारों तरफ से घिर रहा है, भारत के में भी ऐसा ही कुछ बाहरी ताकतों को मिलाकर कुछ ऐसा उपद्रव होना चाहिए, जिससे कि जो भी ये सरकार है, तीसरी बार चल रही है, बहुत पॉपुलर सरकार है, बहुत ही इसका पकड़ है जमीन पर, और इसके विरुद्ध कुछ काम किया जाए। तो मैं तो समझता हूं ये सब देखकर, ये सब सोचकर हमको बहुत ही सचेत रहना चाहिए। वैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे भी भारत को, बांग्लादेश को खुद और पूरे क्षेत्र को इससे बहुत खतरा है, बहुत नुकसान इससे पहुंच सकता है। लेकिन सज्जनार जी क्या इस बात पे अब बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि वहां की जो भी इंटरिम सरकार होती है वो क्या होगी। अगर जमाते इस्लामी की सरकार हुई तो आप किसी से उम्मीद ही नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि वहां पर कोई ऐसी वास्तव में कोई इंटरिम सरकार जो इस तरह की आए, जो वास्तव में जो है एक बैलेंस अप्रोच अपनाए और हिंसा, और कम से कम वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा ना दे? देखिए अशोक जी, आपने कहा है केवल जमात का आपने नाम लिया है, जमात इस्लामी का, परंतु जो बीएनपी है, बीएनपी भी नहीं चाहता जो 1971 में जो हुआ, जो बांग्लादेश की वहां पर आज़ादी हुई, पाकिस्तान से जो उसका बंटवारा हुआ, जो वो होना चाहिए, बीएनपी नहीं चाहता था। इसीलिए जब भी बीएनपी की सरकार थी, बेगम खालिदा जिया की सरकार थी, तो हमेशा उधर से पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स थे बहुत सक्रिय थे, आईएसआई के एलिमेंट्स थे बहुत सक्रिय थे। तो अभी जो भी सरकार आती है, हमें देखिए मानकर चलना पड़ेगा, जो उसमें देयर विल बी नो लव लॉस्ट विद इंडिया। भारत के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही वो सरकार जाएगी, और चाहे उसमें बीएनपी हो चाहे जमात हो। पहले भी बीएनपी और जमात की सरकार थी, और वो मैं उस समय था वहां पर ढाका में, और हमें पता है जो क्या हमारे लिए दिक्कतें आई, क्या हमारे लिए मुश्किलें आई। जो भी वहां पर आतंकी हमारे नॉर्थ ईस्ट में चलते थे, उनके लिए वहां पर सैंक्चुरी देना, उनको वहां पर सेफ हेवन देना, उनके लिए आर्म्स और इक्विपमेंट देना, उनके लिए बैंक बैलेंस रखना, फंडिंग करना, सभी कुछ वहां की सरकार करती थी, और उसमें चीन भी बहुत मिला हुआ था। तो इसीलिए मैं समझता हूं, जो पुराने अपने तजुर्बे को देखते हुए, पुराने अपने अनुभव को देखते हुए, यकीनन अगर जो भी सरकार आएगी वहां पर, वो कोई इतनी शुरू में इतनी फ्रेंडली सरकार नहीं होने वाली है। परंतु देखेंगे आप, पहले तो अभी ये कह रहे हैं जो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, जो इंटरिम सरकार आएगी, उसमें अवामी लीग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अवामी लीग उसमें नहीं गई, जो आज राष्ट्रपति से मिलने गए, आर्मी चीफ और जो पार्टीज वगैरह के लोग मिलने गए। तो अब देखना पड़ेगा इंटरिम सरकार। नॉर्मली देखिए अशोक जी, जो बनती है वहां पर बांग्लादेश में, वो बनती है सिविल सोसाइटी को लेकर, वो बनती है वहां के एडवोकेट हों, वहां के लॉयर्स हों, रिटायर्ड जजेस हों, वहां के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, एम्बेसडर्स हों, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हों, एकेडमिक्स हों, इस प्रकार के लोगों से, जिससे कि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे।
विश्वसनीयता बनी रहे, जिससे कि लोग समझे हाँ ये ठीक है, कोई एक पार्टी की वो हावी होकर नहीं आए, जिससे कि उनकी विश्वसनीयता भी बिल्कुल ना रहे। तो अब ये देखना पड़ेगा जो कैसे कौन सी सरकार आती है इंटरिम, और फिर 3 महीने बाद जो अगर वहां पर वो इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि एक आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो आर्मी तो कह रही है जो हम पीछे खड़े रहेंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट होगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, परंतु अगर आर्मी ने देखा जो ये तो हमारे हाथ में सत्ता आ गई है और सत्ता का मोह उनके पास आ गया, तो फिर वो क्या इंटरिम गवर्नमेंट को ही आगे चलाते रहेंगे और उसके पीछे खड़े होकर सारी रियल पावर उनके हाथ में होगी, परंतु जो मुखौटा है वही बस इंटरिम गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये आशंका कई लोग जता रहे हैं कि भाई जो अगर आर्मी को भी जो है सत्ता का नशा लग गया तो फिर सवाल यह है कि वो कितने आप वास्तव में वो दूसरी सरकार बनाने में इंटरेस्ट लेगी भी, या कहीं ना कहीं जो है इंटरिम सरकार को ही पपेट की तरह चलाएगी। पर जनरल साहब, जो बात अभी अशोक सज्जनहार जी ने कहा, जिस पे मैंने आपसे बात पे छोड़ा था और आप उस पर कुछ कहना भी चाह रहे थे, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, उससे बहुत सारे लोग भारत में उत्साहित हो गए हैं। उनको लगता है कि यहां भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाता है। आप देखिए कि पूरे के पूरे जो अगर आप नैरेटिव देखेंगे ठीक वैसे ही नैरेटिव, बल्कि मैं देख रहा था भारत के कुछ यूट्यूबर जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह कहते थे, उसी तरह का नैरेटिव वो बांग्लादेश में चला रहे थे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है तानाशाह। जिस तरह से यहां पर नैरेटिव चल रहे थे, उस वैसे ही नैरेटिव और सेम पेज पर हैं वो, बल्कि उनके स्क्रीनशॉट में सिर्फ शायद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ तस्वीरें बदल दीजिए, बाकी सेम उनका नैरेटिव वही है। तो वो लोग बड़े उत्साहित हैं कि वहां पर कुछ गुंडे जो है वहां लूटपाट कर रहे हैं, वहां हिंदुओं के साथ जो है इस तरह की हरकत हो रही है। वो बड़े खुश हैं, उनको लग रहा है भारत में भी जल्द ऐसा ना हो जाए, बल्कि कई पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा लिख रहे हैं। मुझे देखकर हैरानी हो रही है। नहीं, बिल्कुल अशोक जी, वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है अगर कोई जो भी चाहे पार्टी हो या कोई इंसान हो, अगर बांग्लादेश में जो हुआ है उसके लिए अगर वो खुश है, क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी के लिए, अगर आज मैं देशभक्त हूं, मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं भारतीय हूं, तो मैं चाहूंगा जो बांग्लादेश में सरकार थी वो हमारे साथ थी, हमारे साथ सिक्योरिटी कंसर्न था, चाहे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या पोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी हो या फिर हमारी इकोनॉमिक संबंध हो, या वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही थी, सभी जातियों के लोग रह रहे थे। पर अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वाकई में उनकी जो नीयत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि वाकई में ये अगर इस तरह की तानाशाह वाली बात जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर चाहे हिंदू हो या बाकी माइनॉरिटी हो या अवामी लीग वाले हो, उनके ऊपर अगर अत्याचार इस तरह से हो रहे और अगर हम यहाँ खुश होकर तालियां बजा रहे, तो मैं ये कह सकता हूँ कल को भारत में भी यही होगा। और तब हम लोग को समझ नहीं आएगा कहाँ जाए, चाहे कि हिंद महासागर में जाए या किधर कूद के जाए। ये बात वाकई में इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये जो नैरेटिव्स है ना, अशोक जी बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, धीरे धीरे सेट हो रहे हैं। और ओवर ए पीरियड टाइम, 1 साल 2 साल 1.5 साल में इस तरह से माइंड को में जहर भर दिया जाता है कि ये देखिए, चाहे वो डिवाइड कर दिया जाता है कास्ट के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, अपर कास्ट, धर्म के ऊपर, हर तरह से डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे अगर हम सचेत नहीं रहे अशोक जी, तो वाकई में जिस प्रकार के हाल है, आज जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहे हैं, पता नहीं कहां जाएंगे। ये हमारे देश के भविष्य के लिए बड़ा जरूरी है। RSN सिंह जी ने भी कहा कि सेना को भी डिवाइड, और हम ऐसे उदाहरण हमने देखा है कि सेना में भी जो है जाति के नाम पर, मैं देख रहा था कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं सेना में जाति के लिए बात करने लगे कि सेना में जो है किस जाति के कितने लोग हैं। इस तरह की भी बातें भारत में हो रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की चीजें। RSN सिंह जी, आऊंगा आज पर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। ये जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हो चाहे भारत के हो, इनका इलाज क्या है? बांग्लादेश में तो उन्होंने सत्ता हथिया ली, लेकिन यहां पर क्या इलाज है उनका? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे,
मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, दो टूक देख रहे हैं। दो टूक में हम बांग्लादेश पे चर्चा कर रहे हैं। RSN सिंह जी, सवाल यही है कि जो बांग्लादेश से आपने सबक की बात की, पहले भी आपने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ है उससे सबक लेने की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो लोग यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं कि बांग्लादेश में जो है वहाँ पर सरकार गिरी है, तो वो उत्साहित हैं कि भारत में भी ऐसा जल्द शायद हो जाए, तो उनके लिए क्या सबक है? नहीं, मैं इस पे बहुत मैंने चिंतन किया और मैं ये समझता हूँ कि एक इस पूरे नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है। पता नहीं कैसे बदलेगा, लेकिन ये कौन किसको सर्टिफिकेट दे रहा है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। आप USA में देख लीजिए, हर दिन रोया जा रहा है वहाँ पे कि डेमोक्रेसी हैज़ बीन हाईजैक। वहाँ पे जो सिटीजन्स नहीं है वो भी वोट देने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर गोली भी चलाई गई। तो क्या वो जमहूरियत का मिसाल है? जो फ्रांस में हुआ, क्या वो जमहूरियत का मिसाल है? या जो यूक्रेन में यूकोनोविच को जिस तरह से हटाया गया था, क्या वो जमहूरियत का मिसाल है? तो कौन किसको सर्टिफिकेट दे रहा है? और मैं ये कहूँगा कि आप एक बार जब चुनी हुई सरकार कहीं भी आ जाए, फिर आप लोगों की सुनते क्यों हैं? आप बिल्कुल अपने दृढ़ता के साथ आप चलाइए। कोई आपको तानाशाह बोले तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आपको किसी सरकार को एक अवधि के लिए किसी को जो चुना गया है वो अपना काम करे। अब आप बांग्लादेश का ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अभी वो आर्थिक उसकी बात हो रही थी। बांग्लादेश आर्थिक रूप से बहुत अच्छा कर रहा था शेख हसीना के लिए। 7%, 7% GDP ग्रोथ उसका चल रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिल्कुल इन साउथ एशिया में। खुशहाली थी वहां पर। एक्सपोर्ट्स उनके बहुत ज्यादा, खास करके गारमेंट के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा ये थे। सज्जनहार साहब तो जानते हैं, और जो उन्होंने एक जो बात कही, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने वो सही उनका आकलन था। वो वहाँ के राजदूत रह चुके हैं। मेरा भी वहाँ जाने का मौका मिला और कई बार मैं गया वहाँ पे। तो उसमें आप देखिए, ये एक बात जो आप कह रहे थे, ये इसके सामरिक क्या दृष्टिकोण क्या है, कि सामरिक इसके फैसेट क्या है? जी। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा जो वहाँ पे ये जो गुत्थम गुत्थी चल रहा है चाइना और USA के बीच में, वो है वहाँ पर एक फुटहोल्ड इन बे ऑफ बंगाल का। जो बांग्लादेश के पोर्ट्स हैं उसके लिए, चिटागोंग पोर्ट के लिए
अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव जा रहा था, मतलब प्रेशर टू द पॉइंट ऑफ डेस्परेशन। जी 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 जी। फिर वहां उधर फिर इन्होंने वो सोना दिया पोर्ट वगैरह की बात की, कई पोर्ट की, चाइनीज का भी दबाव था। सर समय बहुत कम है मेरे पास, जल्दी से जी। जी जी जी। तो ये कहीं पर जो अब अभी समय कम है इसलिए मैं नहीं समझा सकता, लेकिन ये डोकलाम क्राइसिस भी था ना, वो भी चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर के वो तहत किया गया था। ओके। और इसको कृपया इसी पर ही, आपने जॉर्ज सोरस की बात की तो ये भी थोड़ा देख लीजिए कि उसके म्यांमार के इलाके में, वेस्टर्न म्यांमार में क्या क्या हो रहा है, मणिपुर में कैसे आग लगाई गई, और फिर ये शेख हसीना का कहना कि वहां पर तो एक क्रिश्चियन कंट्री ये बनाना चाहते हैं। प्लीज लुक एट दिस इन अ रीजनल जियोपॉलिटिकल। ओके अंकुश श्रीवास्तव जी, आखिरी 30 सेकंड में आपसे जा कि अल्टीमेटली वहां पर 1.25 करोड़ हिंदू हैं, अब आगे उनका भविष्य क्या है? नहीं, उनका भविष्य अभी आप नहीं तय कर सकते, लेकिन खतरे में ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की वहाँ अंतरिम सरकार होगी वो पहले लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेगी, और लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब जो बहुसंख्यक है उनको देखेगी, अल्पसंख्यकों को नहीं देखेगी। उन्हीं पर सबसे ज़्यादा दबाव अल्पसंख्यकों पर होगा, और अल्पसंख्यकों पर दबाव होगा तो वो दबाव अल्पसंख्यकों से ज़्यादा भारत पर होगा। और भारत पर सिर्फ वही दबाव नहीं होगा, 1.25 करोड़ का नहीं होगा, हो सकता है उसके बहाने 2-3 करोड़ का दबाव हो। क्यों? क्योंकि वो घुसपैठिए के रूप में आने की कोशिश की जाएगी। जैसे एक तरीके से, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अब वो सीमा आपकी सुरक्षित कतई नहीं रहने वाली है। आने वाले कुछ सालों में ऐसे हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, अब हमें वहाँ बहुत ज़्यादा कैसे सतर्क होंगे ये भी आसान नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप पूरी सभी सेना वहाँ लगा दी जाती है, लेकिन हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा, और सभी लोग सतर्क हो, सभी पार्टियां सतर्क हो देश की, ये ज़्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ एक सत्तारूढ़ दल। बिल्कुल, इसको लेकर के देश में कम से कम एक मत हो, ये ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ मैं फिर कह रहा हूँ, देश भारत में बहुत सारे ऐसी तत्व हैं, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है बांग्लादेश में वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। उम्मीद करेंगे वहाँ जल्द एक स्टेबल सरकार हो, एक अच्छी ऐसी सरकार हो जो कम से कम भारत के हितों के प्रतिकूल ना हो। लेकिन फिलहाल ऐसे संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।